आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक है। यस जैसे सर। लास्ट टाइम हम यस लोग सर। प्रिज्म पढ़ रहे थे ना, तो यस हम सर। लोग आज उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिज्म। प्रिज्म। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म जो है ना बेटा, एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो कि दोनों तरफ से प्लेन के द्वारा, एक प्लेन फेसेस के द्वारा बाउंडेड होता है। जैसे ये प्रिज्म है, ये जो मैंने बनाया है ये प्रिज्म है बेटा। अब ये जो प्रिज्म है ये ग्लास से बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ है। किससे? ग्लास से, शीशे से बना हुआ है। और ये जो शीशा है ये तीनों तरफ से बाउंडेड है, तीनों तरफ से इस तरह से बाउंडेड है, देख रहे हैं? इस तरह से बाउंडेड है। यस सर। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म। सो व्हाट इज द प्रिज्म? पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो प्रिज्म इज व्हाट? ए प्रिज्म, ए प्रिज्म इज ए wedge shaped, wedge shaped portion of a transparent refracting medium, transparent refracting medium bounded by bounded by two plane faces, two plane faces inclined to each other at a certain angle, at a certain angle। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म जो है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो कि प्लेन फेसेस के द्वारा बाउंडेड होता है, प्लेन फेसेस के द्वारा बाउंडेड होता है। और वो जो प्लेन फेसेस होते हैं वो कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। जैसे मैंने एक 3 डायमेंशन में हम आपको बनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि ये प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म मैंने 2 डायमेंशन में बनाया है। अब इसी तरह से इस प्रिज्म को हम 3 डायमेंशन में अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो 3 डायमेंशन में ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से कि ये जो है आपका, ये ऐसे हो जाएगा। 3 डायमेंशन में ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये, अब ये 3 डायमेंशन में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप, अच्छा ये आप बनाएंगे कैसे? 3 डायमेंशन में प्रिज्म को 3 डायमेंशन में कैसे बनाया जाएगा? देखो, इसका आसान तरीका ये हो सकता है कि ऐसे बनाओ पहले ये, और उसके बाद कुछ इस तरह से बना लीजिए। तो ये 3 डायमेंशन में आपको प्रिज्म समझ में आ जाएगा। और क्लियर बना के दिखाएं आपको, देखिए। पहले ऐसे बनाइए ये, और फिर आप ऐसे बनाइए और ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये कुछ 3 डायमेंशन में आपको प्रिज्म समझ में आएगा। और फिर क्या करना है आपको? फिर उसके बाद आपको करना ये है कि कोई एक कलर ले लीजिए और इसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। ये यहाँ से ऐसे, सॉरी, ये आपने ऐसे क्या किया? फिल कर दिया। ये वाला फेस हो गया। उसके बाद आपने दूसरे कलर से, ये वाले कलर से इस फेस को कर दिया।
दो फेस मिला और आपने फिर इसको लेट्स से ग्रीन कर दिया। देखो तीन फेस मिला कि नहीं मिला? ये। और एक आगे वाला 6 फेस हो गए टोटल। तो ये जो प्लेन सरफेस है, ये जो प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, प्लेन फेस है, प्लेन फेस है। और ये दोनों प्लेन फेस कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है। तो ये जो जिस एंगल पर इंक्लाइंड है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो प्लेन फेसेस हैं ये एक तरह से रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। ये क्या है? ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये जो है रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं सारे। इसमें अगर रेज आएंगी तो रिफ्रैक्ट होकर के आगे निकल जाएंगी। ठीक। तो दूसरे नंबर का रिफ्रैक्टिंग सरफेस और पहले नंबर के रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। अब द एंगल ए, द एंगल ए included included between the two refracting faces is called angle of the prism। दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसी को एंगल ऑफ द प्रिज्म कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए बेटा। यस सर, हो गया। हो गया। ठीक है। अब जो प्रिज्म होता है बेटा, प्रिज्म का दो काम होता है। एक काम होता है आने वाली रेस को डेविएट करना। क्या करना? आने वाली रेस को आने वाली रेस को बदलो। डेविएट करना। और दूसरा काम होता है कि जो रेज आ रही है एंगल ऑफ डेविएशन और दूसरा काम होता है डिस्पर्जन करना। देखिए प्रिज्म का दो काम है। कौन कौन सा काम है? प्रिज्म दो कौन कौन से काम करता है? एंगल ऑफ एक डिस्पर्जन। एक नहीं नहीं, एक काम करता है डेविएशन का, डेविएट कर देता है लाइट को। और दूसरा काम होता है उसका डिस्पर्जन का। एक काम होता है डेविएशन का, डेविएशन मतलब कि आने वाली रेस को उसके पाथ से डेविएट कर देना। और डिस्पर्जन का मतलब कि जो व्हाइट लाइट आ रही है उसको 7 कंपोनेंट कलर में चेंज कर स्प्लिट देना। कर देना, स्प्लिट कर देना। तो प्रिज्म का दो काम होता है। अब हम लोग वन बाय वन दो प्रिज्म के दोनों काम को हम समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेविएशन के बारे में। तो प्रिज्म में कैसे डेविएशन हो रहा है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। तो बात करते हैं कि डेविएशन कैसे होता है। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। तो हेडिंग है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन मतलब कि लाइट को उसके पाथ से डेविएट कर देना। तो हेडिंग है रिफ्रैक्शन
थ्रू ए प्रिज्म। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म। प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म। चलो देखो बेटा, मान लो कि हमारे पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म में यहां हमने नाम दिया इसको ए, बी और सी। अब बताओ इस प्रिज्म में कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं? एक हो गया ए बी, एक हो गया बी सी BC, और एक हो गया AC, ए सी। क्लियर? चलो मान लो AC, कि एक लाइट है जो कि इस प्रिज्म में आ रही है कुछ इस तरह से, ऐसे लाइट आई। तो अब अगर यहाँ पर लाइट पड़ी है तो जिस पॉइंट पर लाइट पड़ी है उस पॉइंट पर सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यानी कि जो ए बी पर पड़ी है लाइट, तो ए बी वाले फेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हमने, ए बी के परपेंडिकुलर। ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और अब ये जो है, ये जो लाइट है, ये लाइट जो आ रही है एयर से, अब वो ग्लास में जा रही है, प्रिज्म के अंदर जा रही है। तो अभी मान लो कि रिफ्रैक्शन अगर ना हो, अगर रिफ्रैक्शन ना हो तो ये लाइट क्या होगी, ये लाइट ऐसे सीधे निकलती चली जाएगी इस तरह से, अगर रिफ्रैक्शन ना हो तो। लेकिन जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो क्या सीधे निकलते हुए जाएगी? नहीं। जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो डेविएट हो जाएगी, और डेविएट होने का मतलब कि वो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, क्योंकि रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है। रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये किधर जाएगी? नॉर्मल की तरफ जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखो बेंड हो गई ना, बेंड हो गई। चलो अब yes बताओ, sir, अब इस इंटरफेस पर पहुंची तो फिर से हम इस इंटरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो अब क्या है बेटा कि लाइट अब ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है। तो लाइट को एक्चुअली क्या है ना कि लाइट को जाना है ऐसे, लाइट का पाथ तो ऐसे है, लेकिन लाइट चूंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अब वो क्या होगी कि वो ऐसे ना जा करके नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये नीले वाले नॉर्मल है और नीले वाले से देखो दूर हो गई कि नहीं दूर हो गई। तो ये जो फाइनल रेज बाहर निकली, इस फाइनल रेस को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट इमर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? emergent इमर्जेंट ray, रे। और ये लाइट कौन सी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है, ये एंगल है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है ना बेटा, ये देखो। इस एंगल yes को sir, हमने क्या बोला है? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। ठीक है बेटा। yes sir, और ये जो इमर्जेंट रे ने जो एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ, इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट एंगल ई। mm, और ये जो फाइनली रे रिफ्रैक्ट हुई है और ये आने वाली रेज है, तो दोनों के बीच में ये जो डेविएशन समझ में आ रहा है, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलते हैं डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन।
क्योंकि ये जो रेज है बेटा, ये जो रेज है ये आने वाली शुरुआत में आने वाली लाइन थी, शुरुआत जो लाइट की शुरुआत की डायरेक्शन थी, और फाइनली लाइट ऐसे चली गई, आ रही थी ऐसे, आ रही थी ऐसे, और चली गई ऐसे। तो आखिर तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ ना डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में चेंज Yes, हुआ। sir. तो जो चेंज हुआ उसको Yes. अगर हम एंगल के फॉर्म में देखें तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम लोग लिखेंगे, दिस इज क्या है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। तो अब ये जो एंगल है ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर है, और इसको हमने बोला इंसिडेंट एंगल आर डैश। और अब हम लोग कुछ नाम लिखेंगे, जैसे इसका नाम यहाँ पे दोनों नॉर्मल मीट कर रहे हैं, इसको हम एन लिखेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम एम बोलेंगे, और उसके बाद ये हो गया क्यू, ये हो गया एन, पी, ये पी हो गया। और कोई भी नाम रख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि कंपलसरी है हमारा ही नाम लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आर हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो अब हम इसके ऊपर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल नहीं, पहले हम इसको और थोड़े से एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस क्या करना है, देखो एनालिसिस ये करना है कि हमें ये जो एंगल दिया गया है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि इनकमिंग रेस और आउटगोइंग रेस के बीच में जो एंगल बना है वो जो एंगल ऑफ डेविएशन है बेटा, उसमें हम ध्यान देंगे। आगे देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर देखें, ए क्यू एन आर देखिए, ए कहाँ है बताओ, ए ये है, ये एंगल है ए। क्यू कहाँ पर है, ए क्यू, ये क्यू है यहाँ पर, ये क्यू है, मिल गया क्यू, Yes, sir. ए क्यू And एन you about और आर। तो ए क्यू एन आर में अगर देखा जाए तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो है आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। yes, तो इसका मतलब ये है कि जो ए एंगल है प्लस और जो एन एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल क्यू एन आर बराबर कितना आ yes, जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री आ 180 जाएगा, degree. अगर आप क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर को देखते हैं तो। उसके Yes, बाद आप अगर ट्रेंगल को देखते हैं, क्यू एन आर ट्रेंगल को देखते हैं, किसको देखेंगे, क्यू एन आर ट्रेंगल को। देखिए क्यू कहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। तो क्यू एन आर के जो इंटरनल एंगल होता है किसी भी ट्रेंगल में, जो तीनों एंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। अगर ट्रेंगल के अंदर तीन एंगल हैं, तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना एंगल आएगा, 180 डिग्री। तो एक एंगल मिला आपको आर, फिर दूसरा एंगल मिला आर डैश, प्लस तीसरा एंगल ये है एंगल क्यू एन आर, yes, sir. और इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 180. अच्छा ये बताओ कि आर प्लस आर डैश को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू एन आर। Yes, sir. अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर ए बराबर 180 माइनस क्यू एन आर लिखा जा सकता है। Yes, sir. तो ए की वैल्यू क्या यहाँ हम पुट कर दें,
तो ये हमें मिलेगा r प्लस r डैश बराबर a। देखो यस देखो मिलेगा। यस सर मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको ट्रायंगल देखना है। दो, एक हो गया क्वाड्रिलेटरल और एक हो गया ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको ट्रायंगल देखना है। ट्रायंगल ट्रायंगल देखना है आपको MQR। MQR देखना है, तो देखो चलो MQR देखो। MQR देखोगे जब, तो ये मिला M, ये मिला Q और ये मिला R। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान ये देना पड़ेगा कि यहाँ पर ये देखो, दिख रहा है बेटा आपको? यस सर। अब यहाँ पर ध्यान ये देना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो देखो, ये ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल मिल रहा है, ये एंगल जो मिल रहा है, ये एंगल कितना होगा बताओ? देखो ध्यान से समझना। देखो ये पूरा एंगल कितना है? ई। तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा बताओ? ई। ई होगा। और ई में से अगर आर डैश को घटा दो तो ये वाला एंगल मिलेगा ना बेटा? यस सर। तो ये वाला एंगल होगा कितना फिर? आर। ये पूरा ई है, ये पूरा ई एंगल है, हाँ। और उसमें से आर डैश घटा दोगे तो ये वाला एंगल आएगा। तो ये यस वाला सर। एंगल होगा कितना फिर? ई माइनस आर डैश क्या होगा? ई में से आर डैश को घटा देंगे तो वो मिलेगा हमको। तो अभी तो पता ही नहीं है ना कि कितना है। अरे तो भाई ये ई है, ये आर डैश है, तो ये वाला एंगल होगा कितना फिर? ई माइनस आर डैश होगा। ये वाला एंगल इधर आई है तो ये भी पूरा आई होगा। तो यस। जिसमें कि ये आर निकल गया तो ये वाला बचेगा कितना फिर? आई आई माइनस माइनस आर। आर। यस सर। और अगर तुम कोई ट्रायंगल देखो, अगर कोई ट्रायंगल देखो, तो ट्रायंगल मान लो ये बनाया हमने, तो ट्रायंगल में एक आउटर एंगल होता है, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो। तो कोई भी आउटर एंगल जो होता है, मान लो ये सी आउटर एंगल है, तो सामने वाले दोनों यस सर। इंटरनल एंगल का सम होता है। ये अगर ए है, ये अगर बी है, आउटर एंगल सी है, तो सी बराबर होता है ए प्लस बी। ये थ्योरम है। तो यहाँ पर डेल्टा जो है एक आउटर एंगल है, तो डेल्टा यस आउटर सर। एंगल है क्यू एम आर में डेल्टा आउटर एंगल है, तो इंटरनल एंगल होगा आई माइनस आर और ई माइनस आर डैश। यस सर। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब क्यू एम आर में देखो, यहाँ पर क्या करना है हमको, ये लिखना है कि जो इंटरनल एंगल है वो आउटर एंगल के सम के बराबर है। तो आउटर एंगल क्या है? डेल्टा। और डेल्टा के सामने इंटरनल एंगल क्या है? एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू। तो यहाँ पर एम क्यू आर का मतलब आई माइनस आर और प्लस इसका मतलब ई माइनस आर डैश। तो अब हम इसको और थोड़ा से रीअरेंज करेंगे, तो आई प्लस ई ये आ गया, फिर माइनस आर प्लस आर डैश आ गया, बराबर किसके? डेल्टा के। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा? आई प्लस ई माइनस ए
तो ए उधर चला जाएगा तो ए प्लस डेल्टा बराबर आ गया आई प्लस ई। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिल गया, नोट करिए पहले इसको। यस। नोट कर लिया? नो सर कर रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई क्या होता है? इमरजेंट रेजोड। एंगल ऑफ इमरजेंट। इमरजेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस को जोड़ेंगे तो ए प्लस डेल्टा आ जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? तो आगे चले हम लोग। यस सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, और वो नेक्स्ट स्टेप है कि प्रिज्म एंगल कैसे ड्राइव किया जाता है। क्या है नेक्स्ट स्टेप? कि प्रिज्म एंगल, प्रिज्म फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। तो देखो बेटा, ध्यान से समझना कि इस चित्र को अगर आप देखो तो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या है बेटा बताओ? तो कौन सा डेल्टा? कौन सा डेल्टा? एक ही। एंगल ऑफ डेरिवेशन। हाँ, एक ही तो डेल्टा एक है। ही है। कौन सा हाँ, डेल्टा? एंगल ऑफ डेरिवेशन। एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म में एक ऐसी सिचुएशन आती है, प्रिज्म में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, उससे कम फिर नहीं होगा उस प्रिज्म में। एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, जिस उसको हम बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम। जैसे अब यहाँ पर हम अगर चित्र बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो आ, देखो, पहले हम आपको बताएंगे कि वेरिएशन, वेरिएशन। अच्छा, एक चीज और समझेंगे, एक चीज ये समझेंगे कि जो डेल्टा हम लोगों ने अभी अभी समझा था, जो डेल्टा हम लोगों ने समझा था, जिसमें हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला कि ए प्लस डेल्टा बराबर होता है आई प्लस ई के बराबर, जहां आपको ये सारी वैल्यूज पता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स पर हमारा डेल्टा डिपेंड करता है? फैक्टर्स एंगल ऑन ऑफ विच factors on which the angle of deviation depends. The angle of deviation depends. बताओ कौन कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करेगा? तो नंबर वन बताओ क्या होगा? एंगल ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म पे। इंसिडेंस यानी कि आई पर डिपेंड करेगा। नंबर टू, मटेरियल ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म पे डेरिवेशन। डिपेंड करेगा। मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड करेगा कि प्रिज्म का मटेरियल कैसा है। नंबर तीन, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है।
वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा चौथा जो है वो होगा एंगल ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड करता है। एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो ई है वो ई अल्टीमेटली आई के द्वारा ही डिसाइड हो रहा है, इसलिए आई पर डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा। तो आई वाला टर्म हो गया और ए वाला टर्म हो गया। और दो और फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो है कि मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। समझ में आ गई बात बेटा? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन with angle of incidence ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक प्रिज्म बनाते हैं हम लोग, और इस प्रिज्म में लाइट को इंसिडेंट किया जाए यहां से। तो जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई है वहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक बताओ बेटा। जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे? पॉइंट पर जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पर हम क्या यस ड्रॉ सर। करेंगे? नॉर्मल। और यहाँ पर जो लाइट है वो अब ऐसे जा रही है, ध्यान समझेंगे कैसे यस जा रही सर। है, ऐसे जा रही ये जा है, रही है। ये ऐसे जा रही है। और ये जो है ए बी और सी, ये जो अंदर रिफ्रैक्टेड रे है ये बीसी वाले के पैरेलल है। ये प्लेन है, ये फेस है, प्रिज्म का फेस है, और इस फेस के पैरेलल है कौन? अंदर वाले रिफ्रैक्टेड रे। कौन पैरेलल है? अंदर वाला रिफ्रैक्टेड रे। तो ये बीसी एक प्रिज्म का फेस है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। यस सर। अब फिर से हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे? फिर से हम यहाँ क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और ये लाइट जो है रिफ्रैक्ट होकर के आगे निकल जाएगी। तो जो लाइट आ रही यस। थी वो अल्टीमेटली उसकी आने वाली डायरेक्शन ये थी, आ तो ऐसे रही थी लेकिन जा रही है वो लाइट ऐसे। तो अगर हम इसको पीछे मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आने की डायरेक्शन और जाने की डायरेक्शन में कितना डेविएशन हुआ है। तो ये जो डेविएशन होता है इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। लेकिन जो हमने अभी सिचुएशन बनाई है वो है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की सिचुएशन है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में ये जो अंदर रिफ्रैक्टेड रे होता है वो बीसी के पैरेलल होता है, बीसी के पैरेलल होता है। इस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, ये आर और ये आर डैश। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसी स्थिति में जो आई की वैल्यू है वो ई के बराबर हो जाती है, और जो आर की वैल्यू है वो आर डैश के बराबर हो जाती है।
और जो डेल्टा की वैल्यू है वो डेल्टा एम लिख देते हैं। तो ये जो केस हमने बनाया है, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब प्रिज्म में अब इससे कम डेविएशन नहीं हो सकता, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म में अब इससे कम डेविएशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। और आगे इसको अगर हम देखें तो हम ये समझेंगे कि जो अभी हम लोगों ने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, जिसको हमने कहा था कि ए प्लस डेल्टा बराबर होता है आई प्लस ई के, याद आया? यस सर। तो अगर हम यहाँ पर ए लिख दें और डेल्टा के जगह डेल्टा एम लिख दें और ई के जगह आई लिख दें, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कितना आई बन जाएगा? यहाँ पर 2i बन जाएगा। और ये यस किसके सर। बराबर हो जाएगा? ए प्लस डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। आई की वैल्यू यहाँ से मिल गई। इस बार 2 टन का एसी लगाया था ना, आप जाके ठंडा रहता है, ठंडा रहता है। हम तो बोले थे कि माँ जी तो फेंक देंगे। कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम कैलकुलेट, क्या लिखा है? डेविएशन फॉर द कैलकुलेट द एंगल ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम मिनिमम, ठीक, क्या लिखा है? डेविएशन। डे डेविएशन हाँ, फॉर वो फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, यानी कि आपको डेल्टा एम निकालना है। आपको म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3 दिया गया है। आप बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल प्रिज्म है। इक्विलैटरल जैसे ये मान लो हमने प्रिज्म बना दिया, अब ये प्रिज्म इक्विलैटरल है, तो इसमें ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल होता है 60 डिग्री बेटा। इक्विलैटरल इक्विलैटरल प्रिज्म में ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। आपको निकालना है डेल्टा एम, तो निकाल लोगे डेल्टा एम। प्रिज्म फार्मूला अभी पढ़े थे, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और होल अपॉन साइन ए बाई 2। चलो इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल के दिखाओ। mu is equal to sin mu की जगह पे √3 हो जाएगा। जो भी हो जाएगा लिखो और आंसर लेकर के आओ। लैम्डा मैक्सिमम में कितना रखेंगे? मिनिमम पता करना है ना उसको, तो डेल्टा एम पता करना है। Yes.
तो म्यू बराबर क्या लिखोगे? √3 बराबर साइन 3 equal 60 60 sin 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 plus होल अपॉन delta m by 2 साइन 60 upon बाई 2। sin 60 upon तो √3 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 1/2। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 होल अपॉन 1/2। अब ये आगे कैसे करेंगे? 1/2 ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट yes sir कितना आ जाएगा? √3 is equal to √3 बराबर 2 साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो ये √3 बाई 2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। साइन की कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिसमें √3/2 आता है? sin 60 की वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे साइन yes 60 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो अब एंगल का अगर हम लोग देखें, साइन साइन हटा दीजिए, तो 60 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 120 बराबर 60 डेल्टा एम। तो डेल्टा एम कितना आ गया? 120 माइनस 60, डेल्टा एम बराबर 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। 60 degree बोलो, बात समझ में आई? yes sir 120 minus 60 yes sir yes sir हो गया हो गया। चलो, तो आज की yes क्लास यहीं ओवर होती है। हम आपको नोट्स भेज रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा। yes कल इसके ऊपर हम लोग सवाल लगाएंगे। yes ठीक है, चलो बेटा, ओके।